सोचना क्या है? एक और इशू खड़ा हो गया है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया और जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो राइट टू रिलीजन है ये सिटीजन का राइट है, ये कलेक्टिव राइट नहीं है। और इसी के अनुसार उन्होंने एक एंटी कन्वर्शन लॉ जो उत्तर प्रदेश का था उसमें अरेस्ट हुए उस व्यक्ति की जमानत को खारिज कर दिया है। अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि मैं तो सदैव से कहता आ रहा हूँ और ये कहा कि भाई ये जो राइट जो है आर्टिकल 25 का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कॉन्शियस ये सिटीजन को दी गई है और इसका मिसयूज जो है वो ग्रुप्स कर रहे हैं। अब आगे इस पर क्या होगा? देखिए सर, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें एक इंटरेस्टिंग एंगल, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग एंगल उन्होंने दिया है जज साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, राइट टू रिलीजन, आप अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करिए, आप उसको जैसे चाहे अपनाएं, आप प्रोपोगेट करें। प्रोपोगेशन का मतलब कन्वर्जन नहीं है। आप अपने रिलीजन के बारे में समाज को बताना चाहते हैं, दोस्तों को बताना चाहते हैं कि हमारे रिलीजन में ये अच्छी अच्छी चीज है, जरूर बताइए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का मतलब कन्वर्जन नहीं है, ये स्पेसिफाई किया उन्होंने। तो जो आप ये कह रहे हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं, प्रोपोगेट करना चाहते हैं, दैट डजंट गिव यू राइट टू कन्वर्ट। तो ये जो अभी जजमेंट आया है, ये सिर्फ जो यूपी का एंटी कन्वर्जन बिल है इसका इंपैक्ट उससे बियॉन्ड जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन है। अब इसको चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या इस इंटरप्रिटेशन को गलत मानता है, यह सुप्रीम कोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट डिबेट होगी कि क्या सोचा जाए इसको। क्योंकि जो जज साहब ने कहा है वो काफी लॉजिकल है कि हम आपको आपके रिलीजन की प्रैक्टिस के लिए नहीं रोक रहे हैं, आप करिए, लेकिन आप जिस तरह से अपने रिलीजन के प्रोपगेशन के नाम पे जो कन्वर्जन कर रहे हो, यह संविधान में अलाउड नहीं है। और ये अगर ऐसे होता रहा तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, कल को आप लालच देके कुछ भी करके आप जो आदिवासी हैं या बाकी जो तबका है, या जैसे पंजाब में काफी कुछ हो रहा है, उसको अगर देखें तो आप तो पूरे समाज के अंदर एक अजीब सा डेमोग्राफिक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि भाई सिख है, हाथ में एक हाथ में कड़ा भी पहना हुआ है और क्राइस्ट भी लटकाया हुआ है। उस स्थिति में क्या होगा? आप पहले बताइए कि आप सिख हैं, आपने एक तो पगड़ी बांधी हुई है, सिखों के सिंबल लिए हुए हैं, साथ में आपने क्रिश्चियनिटी के सिंबल लिए हुए हैं। अब आप क्या करेंगे? अब आप सोचिए इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे। अब आपके लिए मान लीजिए कि कहीं पे कोई बेनिफिट है, कोई स्कीम है, सिखों के लिए कोई बेनिफिट है, आप कह रहे हैं जी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं क्रिश्चियनिटी, लेकिन फ्लाइट में आप कृपाण लेके जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दैट इज सिख अरेंजमेंट। तो फिर आप ये डिक्लेयर करिए ना कि आई एम क्रिश्चियन एंड आई विल नॉट कैरी एनी ऑफ द सिख सिंबल विद मी, क्योंकि वो आपको प्रिविलेज दिए हुए हैं कानून में। तो आप कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं सिख होके और अपने साथ कृपाण लेके जा रहे हैं, तो टेक्निकली ये क्रिश्चियन हथियार लेके अंदर जा रहा है। इसका सिक्योरिटी रिस्क भी समझ लीजिए आप। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपने सिखिज्म को छोड़ दिया तो आप उनके सारे जो सिंबल्स हैं उनको भी छोड़िए, लेकिन वो नहीं कर रहे। जब चन्नी साहब बने थे सीएम, वो सिख थे या क्रिश्चियन थे, ये काफी डिबेट हुआ था। तो पॉइंट इस बात का है कि आप अपने आप को पंजाब की पॉलिटिक्स में एज ए सिख नेता अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो मान्यता है या जो आपकी सोच है, आपने तो कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। उस स्थिति में क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये जो क्लैरिटी है, ये संविधान में जो दिए गए थे अभी तक उनके इंटरप्रिटेशन नहीं हुए थे, मुझे लगता है अब जो हो रहा है वो बिल्कुल डाउट्स को क्लियर करने के लिए है। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है ये भी लॉजिकल है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो भी सही है, जो हाई कोर्ट ने कहा वो भी सही है कि आपको किसी भी तरह का अधिकार अगर संविधान ने दिया है तो आप उसका मिसयूज मत करिए। आप उसको जबरदस्ती
ओवरराइडिंग अपनी तरफ से एजम्पशन करके ये मत सोचिए कि संविधान ने आपको देश के अंदर कन्वर्जन का अधिकार दे दिया। प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन डज नॉट मीन कन्वर्जन। आप अपने कॉन्सेप्ट को प्रमोट करिए कि भाई ईसा ने ये कहा था कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल समाज सेवा करनी चाहिए, जो भी आपके गुड न्यूज आपके हैं वो सब करिए ना, आप गुडनेस को फैलाइए। किसने मना किया? कोई मना नहीं कर रहा। अगर इस्लाम में ये कहा गया है कि भाई आपको ये अच्छी अच्छी बातें हैं, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल करिए। गुड प्रिंसिपल्स या गुड एज ए सिटीजन जो भी उसके एक्सपेक्टेड ड्यूटीज हैं, जो हर रिलीजन बताता है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, आप उसको प्रमोट करिए, किसी ने नहीं मना किया। लेकिन ये कहना कि नहीं मेरा धर्म दूसरे से अच्छा है इसलिए आप कन्वर्ट हो जाओ, ये प्रोपगेशन नहीं है, ये कन्वर्जन। और दिस इज नॉट अलाउड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लैरिफाई किया। जी सर। इसका निश्चित रूप से देशव्यापी प्रभाव होने वाला है। आपने देखा अभी झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस प्रकार की चिंता व्यक्त की थी कि यदि इसी तरह से होता रहा तो मेजॉरिटी के माइनॉरिटी बनने में समय नहीं लगेगा। और हमारी जो प्रजातंत्र है वो केवल और केवल तब तक है जब तक हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में है, क्योंकि मुसलमानों में डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, मुस्लिम समाज के अंदर दो ही चीजें हैं, अगर आप देखें पूरी दुनिया में देख लीजिए, और आज से नहीं, हिस्टोरिकली इवन मोहम्मद साहब के टाइम से भी यही तो था। झगड़ा किस बात को था? हुकूमत और खिलाफत। या तो मैं पावर में हूं या मैं पावर के अगेंस्ट हूं, मिडवे नहीं है। वहां डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि ठीक है आई डोंट एग्री विद यू बट आई विल स्टिल को एग्जिस्ट विद यू, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को और ब्रूटल वे में अगर देखना चाहते हैं तो आप हमास का चार्टर डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हमास ने जो 1988 में जो अपना चार्टर रिलीज किया था उसमें उन्होंने साफ लिखा था, और यहां तक उन्होंने लिख दिया था कि सेक्युलरिज्म इज ए फ्रॉड। ये वर्डिंग है वहां पे। इट इज ए कॉन्स्पिरेसी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड कम्युनिज्म अगेंस्ट मुस्लिम। तो सेक्युलरिज्म टेक्निकली एज पर हमास, अगर मैं इनको ये मानूं कि वो हमसे ज्यादा कुरान जानते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन वो हमसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो उसी समाज को जीते हैं, और उनका ये कहना रिटर्न में अपने चार्टर में लिखना कि साहब क्या सेक्युलरिज्म इज ए फ्रॉड, तो और हम अपने संविधान में लिख रहे हैं वी आर सेक्युलर, तो मींस आर वी हैविंग ए फ्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन? सवाल ये खड़ा हो रहा है। और उसमें फिर आप कहते हैं हम माइनॉरिटीज को बेनिफिट देंगे, तो माइनॉरिटी तो आपके सेक्युलरिज्म को मानती नहीं है, उनके लिए तो फ्रॉड है। तो सवाल इस बात का है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप बाकी भी जो लिटरेचर है उनमें अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी लिटरेचर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़े, इस्लाम और अपना सेक्युलरिज्म, अगर आप इस लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत क्लियर लिखा हुआ आ रहा है। उसमें ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि इन इस्लामिक सिस्टम देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि द ओनली थिंग विच वी बिलीव इज अल्लाह, एंड विदाउट अल्लाह देयर इज नो मुस्लिम समाज। तो सेक्युलरिज्म कहां से आ गया? पहली बात। दूसरी बात, जो इस्लामिक सिस्टम है वो दोनों चीजों में कहता है, एक तो सोशल नॉर्म्स और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस कैसे होगा, जिसको आप शरिया कानून बोल रहे हैं। तो वहां पे भी सेक्युलरिज्म इलॉजिकल है। तो कुल मिला के आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में या गवर्नेंस लाइफ में भी आपको सिर्फ इस्लाम को फॉलो करना है। सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, ये फ्रॉड है और ये कॉन्स्पिरेसी है टू डिफेम या वीकन इस्लाम बाय कम्युनिस्ट, क्रिश्चियनिटी कलेक्टिवली एज वेस्टर्न वर्ल्ड। ये है उनका पूरा इंटरप्रिटेशन। तो अब हमें सही नहीं है ना, वो तो देखिए बिल्कुल सही बात है। वो तो किसी और का एग्जिस्ट होने का तो राइट ही नहीं मानते। हमारे
श्री श्री रविशंकर ने प्रयास किया था, आपको यदि ध्यान हो तो उन्होंने ये प्रयास किया था कि वो आईसिस से बात करेंगे और उनको प्रेम से जीत लेंगे, और बाद में फिर उन्होंने उनसे बातचीत करने के प्रयास के बाद में ये कहा था कि भाई वो तो और किसी दूसरे के एग्जिस्ट होने के राइट को मानते ही नहीं, तो उनसे क्या बात की जाए। सर ये तो बहुत क्लियर है ना। अब जैसे इजराइल और हमास की लड़ाई क्या है, उन्होंने कहा जी जब तक, इसमें एक और एंगल है, मैं एक जगह लिटरेचर पढ़ रहा था, जो मुस्लिम स्कॉलर है वो इस बात को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि इंटरनेट को मैं फेसबुक पे नहीं लूंगा, तो पीपल शुड क्लैरिफाई दिस पॉइंट। उसमें एक जगह मैं ये पढ़ रहा था कि अगर कोई भी यहूदी अगर जिंदा है तब तक कयामत नहीं आएगी। हाँ, ये तो हदीस में लिखा है ना। हाँ, तो मेरे को एग्जैक्ट रेफरेंस याद नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं बता मुस्लिम देता हूँ सर, ऐसी क्या बात है, हमारे पास ऐसे रेफरेंस रेडी रहते हैं, लीजिए आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी देख के बताता हूँ। तो उसमें यही कहा था कि इजराइल को दुनिया से खत्म हमें इसलिए करना है, हमास का जो अटैक ऑन इजराइल है ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, या ये कोई नहीं है कि अचानक उनको लगा कि भाई इजराइल ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया तो हमें जमीन छुड़वानी है, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे उनके चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि वी हैव टू इरेडिकेट यहूदीज फ्रॉम द अर्थ। ये सिर्फ इजराइल नहीं, फ्रॉम द अर्थ, बिकॉज जब तक यहूदी एक भी इस दुनिया में है तब तक कयामत का दिन नहीं आएगा। तो ये है सही बुखारी 2925, फाइटिंग द जूज। ओके। और इसमें साफ लिखा है कि भाई जब ये आखिरत का दिन जब आएगा उसकी पहचान क्या है। उसकी पहचान ये है कि जो पत्थर हैं वो कहेंगे कि इधर इधर आओ, हमारे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है, इसको मारो। और जब यहूदी सारे मारे जा चुकेंगे उसके बाद ही कयामत का दिन आएगा। कयामत का दिन तो उनके लिए बड़ा पवित्र दिन है ना, आप समझते हैं। तो यह है सही बुखारी 2925। ओके। तो और वैसे भी अल-माइदा 82 यानी 5.82 कुरान साफ साफ कहता है कि मुशरिकीन और यहूदी हमारे दुश्मन हैं। तो सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिलीजन इस तरह की हेट्रेड फैलाएगा, अगर हम आइडियोलॉजिकल रिलीजन की बात करें। नहीं है, मैं तो आपको पढ़ के बता रहा हूँ और सुनाऊं, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, मैं आपको लिस्ट सुनाऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं वही कह रहा हूं सर कि जब आप सेक्युलरिज्म को नहीं मान रहे हैं, आप कोएग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे हैं, तो फिर सवाल किस बात का है? सवाल तो इसी बात का है ना कि फिर भारत का संविधान और भारत के कोर्ट इस बात को कंसीडर करें कि अगर आपने इन दो बातों को, कोएग्जिस्टेंस और सेक्युलरिज्म को, अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो फिर तो स्थिति बिगड़ सकती है। इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। करेक्ट। आइए अब दर्शकों के प्रश्न ले लेते हैं। दर्शकों के कई प्रश्न आए हुए हैं, दर्शकों के प्रश्नों पर हम चलते हैं। और पहला प्रश्न है JR जी का। सर, इन 2029 मोदी जी 78 years old, will he be able to lead the election also, not seeing a forefront leader in Shah? Will this create a 2004 like situation for BJP? देखिए, जहां तक बात है बीजेपी की, मुझे लगता है कि अब बीजेपी को अपनी जो सेकंड और थर्ड लाइन तैयार करनी चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ लीडर से नहीं चलती है या दो आदमियों से नहीं चलती। उदाहरण के लिए, अगर बीजेपी को हिंदुस्तान के हर राज्य में चीफ मिनिस्टर चाहिए तो 30 राज्य हैं, 30 लीडर तो आपको तैयार करने होंगे। सिर्फ सीएम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी हेल्थ का इश्यू हो सकता है, तो कम से कम हर स्टेट में 2 या 3 सीएम कैंडिडेट तो आपको चाहिए जो कॉम्पिटेंट हो। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को 100 नेता तैयार करने होंगे, दोज हु आर सुटेबल टू बी चीफ मिनिस्टर। इसी तरह अब आपको कैबिनेट में करीब 80 मंत्रालय हैं, कुछ भी नहीं तो 50 नेता तो आपको ऐसे तैयार करने पड़ेंगे जो सेंट्रल लीडरशिप में इफेक्टिव रोल प्ले कर सके, तो 150 हो गए। फिर बीजेपी को अपने संगठनों के लिए लोग तैयार करने होंगे, जो स्टेट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर या प्रचारक जो भी आप बोले, तो 5-5 आदमी हर स्टेट में वो भी तैयार करने होंगे।
150 वो हो गए। तो 300 लोगों की, कॉम्पिटेंट लोग विद लीडरशिप क्वालिटी एंड बिग क्लीन इमेज, अगर आपने ये तैयार नहीं किए तो जो बीजेपी या मोदी जी का सपना है कि भाई वी विल इरेडिकेट कांग्रेस, वो तो होने वाला नहीं है। उसके रही बात कि भाई फिर बीजेपी का क्या होगा, अगर बीजेपी ने ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया तो उसका हाल वही होगा जो कांग्रेस का हुआ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ होते हुए, अब राजीव गांधी से ज्यादा सीटें तो किसी को नहीं मिली आज तक, लेकिन हुआ क्या, उसके तुरंत बाद कांग्रेस का डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि वहां पे जो भी था वो इतनी सेंट्रलाइज हो गई थी पावर्स कि ऑर्गेनाइजेशन डिफेक्ट हो गई। तो ये चैलेंजेस तो रहेंगे। अब ये बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को सोचना है कि वो सिर्फ अपने टेन्योर तक, देखिए लीडरशिप की क्वालिटी क्या होती है, यू लीव ए सस्टेन्ड प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपके जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाती है, जो हिंदुस्तान में बहुत कॉमन चीज है, जिस जिस आप पॉलिटिकल पार्टी को देखिए और जैसे जैसे उनके लीडर फेड आउट हुए वो ऑर्गेनाइजेशंस खत्म हो गई, दैट इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप शुड लीड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो चैलेंज मोदी जी के लिए है। जी, नेक्स्ट संतोष करकेरा, साइलेंस ऑन मोमिना वेलफेयर जजमेंट, डरो एंड भागो। इसी पर तो हम बात कर रहे थे करकेरा जी। वसंत शेट्टी, संजय सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब ऑफ अवेकनिंग हिंदूज एंड gave us the platform to unite as Jaipur Dialogue Summit, which I attend every year. जय हिंदू राष्ट्र। धन्यवाद वसंत जी, धन्यवाद आपको। नेक्स्ट, और एक बार आप सभी को पुनः याद दिला दें कि 25, 26, 27 अक्टूबर ये हमारे दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट की तिथियां हैं। नेक्स्ट, नीट एंड मणिपुर फेल्ड, विशाल जी कह रहे हैं बंगाल एंड वेस्टर्न यूपी इज लॉस्ट। वेस्टर्न यूपी इज लॉस्ट? नो, नॉट एट ऑल, नॉट वेस्टर्न यूपी। More reservations and freebies are planned just to win elections, and we aspire to have master stroke and becoming Vishwaguru. Are we not better being colonized by China? Wow. I think these are political issues. They will keep changing. तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज जो आपने उठाए वो सही हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाज को इकट्ठा होना। देखिए, यू कैन नॉट रन ए नेशन जस्ट बिकॉज ऑफ लीडर। अगर समाज इकट्ठा नहीं होता है, समाज में चेतना नहीं होती है, लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विश्वगुरु अब प्रधानमंत्री तो नहीं बनाएंगे ना, आपकी यूनिवर्सिटीज को अच्छा काम करना होगा, आपकी यहाँ पे रिसर्च को अच्छा काम करना होगा, आपकी फैक्ट्रीज को क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना होगा। आज आप क्वालिटी के मामले में जापान को विश्वगुरु क्यों मानते हैं? बिकॉज दे डिलीवर्ड। इसी तरह से एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन की जब बात आती है या फाइनेंस एजुकेशन की, तो विश्वगुरु अमेरिका को मान लेते हैं। जब बाकी प्रोफेशनल्स की बात आती है हम कभी यूके को मान लेते हैं। इंजीनियरिंग की बात आती है हम उस समय जर्मनी की बात कर लेते थे। तो कहने का मतलब है कि विश्वगुरु आप बन सकते हैं विद योर एक्शंस, नॉट बाय स्टेटमेंट्स। तो सवाल यह है कि हमें विश्वगुरु बनने की क्षमता है, लेकिन वो एक्शन कहां है जिसको देख के दुनिया रेस्पेक्ट दे, ये सवाल है। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर वॉन्डरिंग, कह रहे हैं वेस्ट फेसिंग इंस्टेबिलिटी एंड एग्रेशन फास्टर देन अस, योर कमेंट? इट्स ट्रू। सी, वेस्ट इज ए स्टैग्नेंट सोसाइटी। एज फैक्टर, पॉपुलेशन डिक्लाइन, सैचुरेशन इन मार्केट्स। तो कहने का मतलब है कि वेस्ट इज टेक्निकली ए स्टैग्नेंट एंड एजिंग सोसाइटी। अब वहां पे इंस्टेबिलिटी और एग्रेशन होना है क्योंकि जो यूथ आ रहा है वो नेटिव नहीं है। फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस की जो अपनी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा अगर आप ग्रोथ देखें तो इमिग्रेंट्स की, और इमिग्रेंट्स फिर चाहते हैं कि आपके जो पुराने सिस्टम है वो हमारे लिए सुटेबल नहीं है, हम उनको तोड़ेंगे। जब आप उन सिस्टम्स को तोड़ने का प्रयास करते हो, और वो भी कलेक्टिव वे में, जिसको आप स्ट्रीट प्रोटेस्ट बोल सकते हो, आप उसको वायलेंट प्रोटेस्ट बोल सकते हो, तो वो इंस्टेबिलिटी लाएगा। और जब आप यूथ को उसकी मन मुताबिक चीज नहीं दोगे, चाहे वो आपके सिस्टम और कानून के हिसाब से नहीं है, लेकिन अगर वो कहता है मुझे चाहिए, तो फिर वो एग्रेशन होगा।
तो जब एग्रेशन होगा विच विल लीड टू इंस्टेबिलिटी, तो ये तो हो रहा है वेस्ट में। और जहां तक बात है वेस्ट की, प्रॉब्लम वेस्ट की ये हो गई है कि दे आर मोर ऑन आइडियोलॉजी देन ऑफ प्रैग्मेटिक। उनको लगता है कि नहीं, हमने जो कह दिया, जो दुनिया में हम लोग सो कॉल्ड मॉरल पुलिसिंग जो हम कर रहे हैं वो सही है, अब उसकी कीमत उनको चुकानी पड़ रही है। और जो यूथ है वेस्ट का, अब वो प्रोटेस्ट में आ रहा है इनडायरेक्टली। आप देखें जिस तरह से नीदरलैंड के अंदर इलेक्शन रिजल्ट्स आए, इटली में इलेक्शन रिजल्ट्स आए, बाकी जगह पे आपको इलेक्शन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पीपल आर नॉट गोइंग टू हैव कि भाई ठीक है, चलता है, हम सेक्युलर हैं। अब वो कॉन्सेप्ट वहां भी उनको समझ में आ रहा है कि दिस इज अ ह्यूज कॉस्ट फॉर देम। बदलाव आएगा लेकिन पेनफुल होगा। जी, इसी के साथ आज के कार्यक्रम का हम करेंगे समापन। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सरदाना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।